हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज जो हम नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जो है आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। ठीक है, देखिए जैसे ही आपका नाम से सजेस्ट है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टील का ही यूज़ किया गया हो वो क्या कहलाता है, आपका स्टील स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, यानी ये स्ट्रक्चर क्या होगा, आपका होमोजेनियस स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मटेरियल का यूज़ किया गया है। ठीक है, देखिए इससे पहले आप एक सब्जेक्ट और पढ़ चुके हैं, उसमें क्या पढ़ते थे आप, आरसीसी स्ट्रक्चर पढ़ते थे। ठीक है, तो उसमें क्या होता था आपका, उसमें कंक्रीट और स्टील दोनों का यूज़ होता था, इसलिए हम क्या कहते थे उसे कंपोजिट स्ट्रक्चर कहते थे। ठीक है, यानी उसमें दो मटेरियल का यूज़ होता था, लेकिन इसमें क्या है आपका, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मटेरियल का यूज़ हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आपका उस मटेरियल को क्या करते थे आप, साइड पे ही बनाते थे, यानी कंक्रीट का प्रोडक्शन कहाँ करते थे आप, साइड पर करते थे। लेकिन स्टील की अगर हम बात करें तो स्टील जो है आपको वो इंडस्ट्री में ही प्रिपेयर्ड, यानी आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल रेडी मिलेगा। यानी कोई स्ट्रक्चर आप शुरू करने जा रहे हैं बनाने के लिए, तो उसके लिए आपको सारा का सारा मटेरियल क्या मिलेगा, आपको बना हुआ मिलेगा पहले से ही। ठीक है, और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी या फिर जो भी उसकी ज्योमेट्रिकल यानी कह सकते हैं डायमेंशंस वगैरह होंगी, वो सारी की सारी आपको पता होंगी। ठीक, तो देखिए स्टील स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपको सारा कुछ मटेरियल बना हुआ मिलता है, उसकी स्ट्रेंथ आपको जितनी लिखी हुई होगी उस मेंबर की वही आपको मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि वो क्या बन रहा है, इंडस्ट्री में बन रहा है। ठीक है, अब देखिए स्टील स्ट्रक्चर की अगर हम डिज़ाइन की हम बात करें, यानी कि सिलेबस की बात करें, अगर हम इसकी स्टार्टिंग करें तो क्या होता है, पहला है आपका बेसिक ऑफ डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी जो बेसिक टर्म्स हैं डिज़ाइन की वो क्या क्या हैं। तो देखिए आपका ये पहला चैप्टर है, तो इसमें दे रखा है आपको, देखिए जैसे कि आपने पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ चुके हैं आप पहले ही, तो उसमें सारे के सारे आपको दे रखा था। जैसे सपोज पहले अगर मैं बताऊँ आपको, जैसे कोई मेंबर दे रखा है आपको, ठीक है, यानी कि बीम सेक्शन है ये, इस पर अगर आपने मिड में कोई लोड लगाया है, मान डब्लू लोड लगा दिया आपने इसमें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम मिड में लोड लगा रहे हैं, यानी पॉइंट लोड मिड में लगा दिया आपने, तो उससे आपका मैक्सिमम शियर फोर्स कितना होने वाला है, या फिर ये शियर फोर्स लगने वाला कहाँ है। जैसे मैं इस मेंबर की बात करूँ तो इसमें मैंने क्या किया है, पॉइंट लोड डब्लू लगाया है, मान लीजिए इसका जो स्पैन है वो आपका एल है, तो इसमें आपका मैक्सिमम जो शियर फोर्स आएगा वो कहाँ आएगा, सपोर्ट्स पर आएगा। वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी आपकी W/2। ठीक है, वो ये इधर भी क्या आ जाएगा, आपका W/2 आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए अगर आप स्टील स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, वैसे ही अगर देखिए इस पर मैंने ये लोड लगाया था, तो इसकी वजह से मैक्सिमम शियर फोर्स कितना है, W/2 है, और ये लग कहाँ रहा है, सपोर्ट पर लग रहा है। जैसे अगर हम बात करूँ कि इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होने वाला है, तो वो कितना होने वाला है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो देखिए वो कहाँ होगा, आपका मिड में होने वाला है। ठीक है, कहाँ लगेगा, वो मिड में लगेगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसकी वैल्यू होगी आपकी WL/4। ठीक है, वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो अलग अलग सेक्शंस के लिए उसका क्या फॉर्मूला होता है। ठीक, या फिर आपको डायरेक्टली अप्लाई करना हो कहीं, जैसे बेंडिंग क्वेश्चन आपको अप्लाई करना है, तो बेंडिंग क्वेश्चन क्या होती है, वो क्या होती है आपकी M/I इज इक्वल टू क्या होता है, σ/Y इज इक्वल टू E/R। ठीक है, ये चीज़ें, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, ये सिर्फ एक ही है, ऐसे आपको पॉइंट लोड है, अगर मैं बात करूँ UDL है तो उसके लिए कितना होगा। ठीक है, या फिर आपका UBL लगा है तो उसके लिए कितना होने वाला है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक, और ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसे दोबारा से पढ़ाने की नीड नहीं है। ठीक, अच्छा इसके बाद अगर हम सेकेंड चैप्टर की अगर हम बात करें, तो देखिए सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, आपका स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर है। ठीक, तो इसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं वो मैं आप लोगों को सारी क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन में, तो हमें सबसे पहले बताना चाहिए कि आपका स्ट्रक्चरल स्टील क्या होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको नहीं क्या है कि आपका स्ट्रक्चरल स्टील क्या होता है। तो देखिए स्टील की अगर हम बात करें तो ये हमें कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो इसका पूरा बेसिक से हम लेते हैं। देखिए आप लोगों को पता है कि आप लोग जो आयरन यानी कि प्राप्त करते हैं, तो वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो उसकी जो और होती है, यानी जो इसे कहते हैं हम, उसका जो अयस्क होता है। ठीक है, अयस्क से क्या करते हैं आप, जो है आपका आयरन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, अयस्क जो आपका अयस्क है उससे आपने डायरेक्ट जो आयरन प्राप्त किया उसे हमने नाम दे दिया है आपका पिग आयरन। ठीक है,
अब देखिए इसका नाम पिग आयरन दिया है, या फिर इसे हम हिंदी में बात करें इसे कहते हैं हम कच्चा लोहा, ठीक है, पिग आयरन या फिर कच्चा लोहा। ये ऐसा आयरन है, ये ऐसा लोहा है जिसमें आपकी क्या होती है, मैक्सिमम इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, मेनली जो इम्प्योरिटी हम मानते हैं इसमें वो क्या होती है, आपकी कार्बन होती है, ठीक है। कार्बन की परसेंटेज इसमें क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और वो आप लोगों को 5 से 6% आपका इसमें कार्बन होता है, ठीक है। अच्छा, क्या क्या हमने इसकी अब आगे क्या किया, इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ थी उन्हें हमने क्या किया, इम्प्रूव किया, और फिर से हमने यानी कि कार्बन की परसेंटेज को क्या कर दिया, हमने कम कर दिया है। तो कार्बन की परसेंटेज कम करने के बाद में हमें क्या मिल गया है, ये आपका ये मिल गया आपको कास्ट आयरन मिल गया, ठीक। तो कास्ट आयरन इसे कहते हैं ढलवा लोहा। इसमें जो आपकी कार्बन की परसेंटेज होती है वो आपकी 2 से 4% होती है, लेकिन ये भी काफ़ी परसेंटेज है, ठीक। कार्बन की परसेंटेज ये भी बहुत है, लेकिन आपकी जो पिग आयरन है उसकी कंपेरिजन में कम है, और इसीलिए हम ये क्या मान रहे हैं, इस जो कास्ट आयरन को मान रहे हैं वो पिग आयरन से अच्छा लोहा मान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका, आपने क्या किया, और कार्बन की परसेंटेज कम कर दी, कार्बन की परसेंटेज को आपने क्या किया, कम कर दिया है। और तो अब जो आपको आयरन मिलने वाला है वो क्या है आपका, वो है रोट आयरन, या फिर इसे हम हिंदी में कहते हैं आपका पिटवा लोहा है। इसमें जो कार्बन की परसेंटेज है आपकी वो 0.5% से भी कम होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपकी जो कार्बन की परसेंटेज थी वो कितनी थी, 5 से 6% थी। इसे हम क्या मान रहे थे कि इसमें क्या है, आपकी सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा अशुद्धियाँ होती हैं इसमें। लेकिन अब इसे वही हम अगर देखें रोड आयरन को, तो इसमें क्या हो गया, आपकी कार्बन की परसेंटेज 0.5% हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें इसकी कंपैरिजन में जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं। इसलिए हम कह देते हैं कि आपका जो रोड आयरन होता है, जो विडवा लोहा होता है, वो क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, यानी ये आयरन का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, ठीक है। अब देखिए जब इसमें कार्बन की परसेंटेज कम है तो इसकी जो डक्टिलिटी होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो डक्टिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसलिए आपका जब इसके इसमें जो कार्बन की परसेंटेज कम है तो हमने क्या मान लिया कि ये हाईली डक्टाइल होता है, यानी बहुत ज़्यादा डक्टाइल आपका स्टील होता है ये, ठीक, नो सॉरी आयरन होता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कार्बन, ठीक है। ये जो सारा अलग अलग हमने डिफाइन किया है आपके आयरन को, ये किसके बेसिस पे किया है, हमने सिर्फ कार्बन के बेसिस पे ही किया है। तो देखिए यहाँ पे एक रिजल्ट निकल के ये आता है कि अगर कार्बन की परसेंटेज आप इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी यानी आयरन की जो हार्डनेस है वो क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हार्डनेस इंक्रीज़ होगी तो इसकी जो ब्रिटलनेस है वो भी इंक्रीज़ होगी, ठीक। जब हार्ड हो जाएगा कोई मटेरियल तो उसकी ब्रिटलनेस क्या हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है, और अगर उस पर आप लोड लगाते हैं तो उस वो क्या होता है, उसमें डक्टिलिटी नहीं होती, वो डायरेक्ट क्या होता है आपका टूटता है, ठीक है। अब देखिए जब ब्रिटलनेस इसकी इंक्रीज हो रही है तो क्या चीज़ कम होगी, इसकी डक्टिलिटी कम होने वाली है, ठीक। डक्टिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी कम हो रही है, ठीक। यानी कि कार्बन की परसेंटेज बढ़ाओगे तो आपकी डक्टिलिटी क्या होगी, कम होगी, और कार्बन की परसेंटेज आप कम करेंगे तो उसकी डक्टिलिटी क्या होगी, वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये बात होगी आपकी आयरन की, बात हुई ये सारी है। अब हम बात करने वाले हैं आपके स्टील की, ठीक है। तो स्टील की अगर हम बात करें तो देखिए स्टील में आपका जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, 0.15% से 1.5% तक होती है, ठीक है। ये रेंज होती है आपकी स्टील में। किसकी है ये परसेंटेज, ये आपकी कार्बन की परसेंटेज है, ठीक है। अब देखिए हम सिर्फ अगर कार्बन की परसेंटेज को मेंटेन कर दें तो हम इसे स्टील नहीं कह सकते, ठीक है। इसमें हमें और भी मेटल्स वगैरह जो भी हम मिलाने पड़ेंगे इसमें, ठीक है, और भी मटेरियल इसमें मिलाने पड़ेंगे तभी हम इसे क्या बनाएंगे, स्टील बनाएंगे। तो देखिए स्ट्रक्चरल स्टील को बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। पहली बात तो ये है कि आपको कार्बन की परसेंटेज मेंटेन करनी होती है, वो किस रेंज में होती है आपकी, वो होती है आपकी 0.15 से 1.5%, ठीक है। अब आप देखिए जो आपका स्टील होता है, जो आपका स्ट्रक्चरल स्टील होता है, जो स्टील होता है उसमें ये होती है, लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल स्टील की तो स्ट्रक्चरल स्टील को पहली बात तो ये है कि हम माइल्ड स्टील भी कहते हैं, ठीक है। देखिए आपके स्ट्रक्चर में जो मोस्टली जो यानी मैक्सिमम जो यूज़ होता है वो किसका होता है, वो माइल्ड स्टील का ही होता है, ठीक। यानी स्ट्रक्चरल स्टील है तो क्या है, वो आपका माइल्ड स्टील है। इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है आपकी वो कितनी होती है, 0.15 से 0.3% होती है, और इसकी जो सबसे सुटेबल वैल्यू जो होती है इसमें वो कितनी होती है आपकी 0.23% होती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आपका स्ट्रक्चरल स्टील में जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो कितनी होती है आपकी, वो 0.15 से 0.3% होती है, और इसकी जो सबसे अच्छी जो वैल्यू मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी 0.23%, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए
ये तो हो गया आपका कार्बन, और इसमें अदर जो आपके मटेरियल होते हैं वो कितने होते हैं। मैग्नीज की अगर हम बात करें तो वो कितना होता है, 0.05% होता है। सल्फर 0.005% होता है। फास्फोरस 0.005% और आपका कॉपर 0.03% होता है। ठीक है, ये सारे जो जितना भी कंपोजिशन है ये सब क्या कहलाता है आपका, ये होता है आपका स्ट्रक्चरल स्टील का कंपोजिशन होता है, या भी कह सकते हैं इसे हम माइल्ड स्टील का कंपोजिशन होता है ये आपका। ठीक है, यही क्या कहलाती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कहलाती हैं। ठीक है, इन्हें हम नाम दे सकते हैं क्या, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। ठीक है, अच्छा आगे आप बात करें अगर हम स्टील की, तो फिजिकल, अब आप बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसकी डेंसिटी होती है, आपकी 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर इसे कह सकते हैं 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है आपका, देखिए डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से, तो रो बराबर क्या होता है आपका m/b। ठीक है, यानी क्या होता है इसका मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, डेंसिटी को हम सिंपल भाषा में अगर हम इसे बताएं तो क्या होता है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के किसी भी मोल्ड में, ठीक है, या फिर कोई भी आपका कंटेनर है जिसका वॉल्यूम आपका क्या है 1 मीटर क्यूब है। ठीक, कुछ इस तरह से आपका ये जो क्यूब है इसकी डायमेंशन क्या है आपकी 1 मीटर है। तो जब 1 मीटर डायमेंशन है इसकी, ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा आपका, वो भी 1 मीटर ही हो जाएगा। ठीक है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, इसमें आपका स्टील की कितनी मात्रा आ सकती है, कितना किलोग्राम स्टील आपका आ सकता है, वो कहलाता है आपका डेंसिटी ऑफ स्टील, या फिर डेंसिटी ऑफ कोई भी मटेरियल ले सकते हैं आप, स्टील ही नहीं। यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं स्टील की तो हम स्टील ले रहे हैं, तो ठीक है, तो रो बराबर क्या होता है आपका m/b। तो अगर आप डेंसिटी ऑफ स्टील की बात करें तो ये कितनी होती है आपकी 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर इसे कन्वर्ट कर दें हम किलोमीटर में, तो वाली ये हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, तो वो कितनी होती है, यानी ई की वैल्यू कितनी होती है इसकी, वो होती है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है, वो 410 न्यूटन पर mm², और फिर यील्ड स्ट्रेस होती है आपकी 250 न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये हो जाती हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक, आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।